मैं आप लोगों को पहले थोड़ा अपने बारे में कहता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो है कंपोनेंट है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरा नाम एडवोकेट समीला डेंग है। मेरे को कोई 12 से 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। और सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ा मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि ये ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। क्या है इस टॉपिक में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है? ठीक है, एक थोड़ा सा प्रिसाइसली आई विल इलॉबरेट बिफोर यू वट समरी में बोलूँगा, मतलब ये तो बड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले ये हम सभी को पता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऐसे भी आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बट मोस्टली इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है कि ये बात हो रही है किस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही थी, किस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन था? 1789, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये वाला टाइम और इस टाइम में रिवॉल्यूशन की बात करना, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब आ गया लार्ज स्केल चेंज, लार्ज स्केल चेंज। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, मोस्टली ग्रुप्स होते हैं यहां पे, मैक्सिमम हर एक सोसाइटी में, आज तो छोड़ो, पहले की मैं बात करूंगा, हर एक सोसाइटी में ये 3 तरह के ग्रुप जो है एग्जिस्ट करते ही थे पहले, अभी भी करते हैं, टू सम एक्सटेंट अभी भी करते हैं। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? यहां पे फ्रांस किंगडम की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ फ्रांस जो आज है उसकी बात नहीं कर रहे, फ्रांस किंगडम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे, वहां पे क्या था कि वहां पे जो इनका सिस्टम था वो क्या था, वो मोस्टली कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो किसी चेंज को नहीं लाना चाहते हैं, मतलब बस यही चीजें रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो प्रिविलेजेस मिल रही थी, प्रिविलेजेस जो, मतलब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखो, एरिस्टोक्रेसी की बात करेंगे हम, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी आपको पता होगा कि मोस्टली जो एलीट ग्रुप होता है उनको हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। या आगे टॉपिक आएगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों के पास ऐसा क्या, ऐसा तो क्योंकि ये इतनी पहले की बात है, इन लोगों के पास ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने रेवोल्यूशन किया, लार्ज स्केल चेंज लाया। आपने देखा होगा यहां पे कि यहां पे इन्होंने किस चीज की बात की थी, यहां पे इन्होंने कहा था कि मोस्टली वहां पे क्या था, वहां पे जनरल स्टेट होता था, ठीक है। वहां पे वोटिंग क्या होती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो उनका सिस्टम क्या था कि किंग क्या करता था, इनको बुलाता था और वहां वोटिंग होती थी। तो वोटिंग क्या होती थी, 1 स्टेट 1 वोट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड, वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी जस्ट सुनना कि मैं कुछ आप लोगों को कहने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं अभी लाइटली आपको बता रहा हूं, यहां पे वोटिंग कैसे होती थी कि यहां पे जो पहली और जो सेकंड स्टेट में कंपोजिशन जो थी ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा, इसमें किन की कंपोजिशन थी। अब किंग क्या करता था, इनको बुलाता था जनरल स्टेट को, और वोटिंग होती थी किसी भी इशू के ऊपर, वोटिंग होती थी 1 स्टेट 1 वोट। सपोज कीजिए यहां से 100 है, यहां से भी 100 है, और यहां से 500 मेंबर्स हैं।
अब वोटिंग क्या होगी, वोटिंग होगी यहाँ से एक वोट होगा, यहाँ से एक वोट होगा और यहाँ से एक वोट होगा। अब यहाँ पे ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और जब ये जनरल स्टेट की मीटिंग हुई और वहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खासकर ये थर्ड वाले, ठीक है, इन्होंने कहा कि पहला जो वोटिंग वाला सिस्टम होता था अब नहीं होगा, अब क्या होगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और ये हम सभी जानते हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू किसका प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग एक ही रात में इतना इंटेलेक्ट, इतने रैशनल, इतने लॉजिकल हो गए कि इनको डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गए। आर यू गेटिंग मी? हाँ, देखिए ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम लेगेसी पढ़ते हैं, इसी से तो दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस आज जो जिनके सबसे एफ्लुएंट और सबसे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है ना। राइट्स की बात करता है, और जब हम इसमें इसकी लेगेसी या आफ्टर मैथ इसका पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को क्या दिया है? मगर इनके पास ऐसा कैसे हुआ, एक ही रात में कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इन्होंने कैसे बता दिया, ऐसे कैसे हुआ? नहीं, मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूं आप लोगों से? देखिए, हम लोग तो कॉजेज तो हम सब पढ़ने ही पढ़ने हैं, हमने इस सारी डिटेल में पढ़ने हैं, मगर कभी ये सोचा आप लोगों ने कि ऐसा क्या हो गया कि इवन कि 1947 के टाइम तक हमें, उससे पहले, ये तो बहुत पहले की बात है, हमें तो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, राइट्स, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों का पता ही नहीं था। अभी भी कहाँ पता है? अभी भी हमें अपने जो अधिकार हम जिनकी बात करते हैं उनका पूरा पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अरे तो ऐसा क्या हो गया कि इनको रात में ही वो जो है एनलाइटमेंट इनकी आ गई और ये इन्होंने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की बात कर दी। एक रात में नहीं हुआ था, रेनेसांस हुआ था इससे पहले। क्या है इसका मीनिंग बच्चों? सर इसमें एनलाइटमेंट हुई थी, काफी सारे थॉट्स वगैरह आए थे, बड़े-बड़े फिलॉसफीज आई थी इसमें। सर वर्क हो रहा था एनलाइटमेंट ऑफ पीपल। नहीं था क्या ये, इस पे भी हम आएंगे। ये तो कोर है, ये तो कोर है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये तो कोर है। बेशक दे विल नेवर आस्क यू अबाउट दिस रीबर्थ, नेवर आस्क यू, बट ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसको ये समझ, आपने रिवॉल्यूटिव 57 पढ़ा सबने? है, थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल कॉज, पढ़ा? पॉलिटिकल कॉज में कौन से टॉपिक्स आते हैं? सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पढ़ते हैं कि नहीं हम? वो सब्सिडरी अलायंस पहले आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले आया था? आया था पहले, ठीक है। क्यों? वो था क्या, वो दोनों क्या थे? नहीं नहीं, प्रोविजंस फीचर्स को छोड़ो, मतलब क्या थे एक्चुअली? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने साथ अलायंस कर रही थी, जो हमारे पास की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको अपने साथ जोड़ रही थी। आपने एक मूवी देखी होगी ट्रॉय, देखनी चाहिए यार, क्या करते हो तुम लोग? देखनी चाहिए। ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है, ब्रैड पिट के नाम, ब्रैड पिट का नाम सुना है? हाँ, उसी की मूवी है, देखना। इसमें क्या होता है, इसमें ये तो पता होगा ना, TROJANHORSC, देखा है घोड़ा ये वाला? ये लकड़ी का, वुडन का घोड़ा था, एक बनाया हुआ था, और वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, वहाँ के सब्जेक्ट्स मीन जो नेटिव थे, वो इसको पीस का सिंबल मानते थे। और इन्होंने क्या किया कि ये अब किले के अंदर जाना चाहते थे, सो उन्होंने वो वुडन का बनाया और किले के अंदर गए और उन्होंने गेट खोल दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा सिंबल है पीस का, तो ठीक है आने दो। और उसके अंदर जो है वो सारे सोल्जर्स घुसे हुए थे और घेर लिया उन्होंने। इसका तो बड़ा बड़ा फेमस है इसके ऊपर, एज फार एज ग्रीक माइथोलॉजी इज कंसर्न। ब्रिटिशर्स ने भी वैसे ही किया था।
उन्होंने सब्सिडी लाइंस के थ्रू क्या किए थे, रेजिडेंट अंदर घुसाए हैं, वॉर करते थे, ट्रीटी करते थे, वॉर करते थे, ट्रीटी करते थे। ट्रीटी का आफ्टर मैथ क्या रहता था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते थे, पावर्स खत्म होती थी, वो गेन करते थे, पावर्स उनकी कम हो रही थी। बाद में उन्होंने क्या प्रोविजंस रख दिए कि जब वो अनेबल हो गए अपने एरियाज को गवर्न करने के लिए, क्यों, क्योंकि उनकी जो इंटरनल सोवरेनिटी, उनकी जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी, उनकी जो प्रिविलेजेस प्रोगेटिव्स थे, वो स्लोली उन्होंने क्या कर दिए, एब्जॉर्ब कर दिए, डायरेक्टली नहीं किए। एंड दैट वाज द गेम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो सुप्रीमेसी की बात करते हैं। लास्ट में डाला एक अच्छा जो ये मैकेनिज्म था, दैट वाज बीइंग डिवाइस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। बड़े बड़े महारथी थे इसमें, बड़े बड़े जो है हम कह सकते हैं जो जिन्होंने ये प्ले किया, गवर्नर जनरल्स इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, डलहौजी, बहुत सारे। उसके बाद लास्ट में लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सिंपल सा रख दिया कि भाई अगर आप अनेबल हो रहे हो ना, ठीक है, तो एक काम कर दो, सरेंडर कर दो, या अगर आप जो है लैप्स कर जाते हो, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स का कुछ पता है? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वहां इसलिए गया कि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, कॉजेज लिखते भी बहुत अच्छा, वेटेज भी बन जाता है, मगर पता ही नहीं चलता है इन्होंने एक्चुअली ऐसा क्यों किया था ब्रिटिशर का। जिसको फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स में ये दो चीज़ तो मेंशन करते ही करते हैं हम, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैंने वही कहा था, इस पर हम आएंगे। अब आपने कहा ठीक है, इसमें था मोस्टली ये जो था, इट वॉज अ मोमेंट विच स्टार्टेड इन सम टाउन्स ऑफ इटली, ठीक है। आपने सुना होगा नाम लियोनार्डो डा विंसी का, सुना है ना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट जीनियस, ठीक है। तो वो बाद में हम पढ़ेंगे, उसकी दो पेंटिंग फेमस हैं, एक मोनालिसा और दूसरा लास्ट सपर, ठीक है। तो वो हम बाद में जाएंगे उसमें। अब देखो, जैसे आपने कहा कि एक रात में नहीं हुआ, बिल्कुल एक रात में कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब है कि इसमें किनका हाथ था, इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल पर्संस का हाथ रहा होगा, उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा पहले पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझे कि नहीं? देखो, सबसे पहले मोंटेस्क्यू और रूसो के बारे में, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को, मोंटेस्क्यू की अगर हम बात करें, इनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत पता, कंट्रीब्यूशन को भी छोड़ो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनके बारे में क्या था, ये किस वर्क के लिए जाने जाते हैं? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एक्चुअली वो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक क्या है, वो प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ना, वो प्रिंसिपल्स है। किसके प्रिंसिपल्स है? किसके प्रिंसिपल है? मतलब सेपरेशन ऑफ पावर में उसने जो बात कही थी, वो क्यों कही थी? हाँ ठीक है, एनी आइडिया? आपका क्या नाम है? नहीं उनका, हाँ कोई बच्चों इसमें कोई आइडिया? अब इनकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, जो प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे आपने कहा सेपरेशन ऑफ पावर, वो इसके लिए दिए थे गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए दिए। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए दिए थे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? जो तीन ऑर्गन है हमारे डिफरेंट वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर हो रहे हैं। हाँ, वाई? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। आएंगे इस टॉपिक में भी, हम उधर नहीं जाना है। इसने ये चीज़ें इसलिए दी थी, इसने कहा था ये जो है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लुइस जो है ना, उसके आने से पहले, ठीक है, काफ़ी देर पहले तक जो फ्रेंच किंगडम था, वो एक्चुअली किस चीज़ में बिलीव करता था? हाँ, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पहले फ्रांस क्या था, देखिए देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन।
monarchical form of government, then constitutional, then republic, then directory, then dictator, Napoleon Bonaparte, rise of Napoleon Bonaparte. ये शिफ्ट हुआ है, इनमें चेंज आई है ये. अब यहां पे एब्सोल्यूट, जैसे आपने कहा एब्सोल्यूट पावर में बिलीव करते थे. एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या हो गया? क्या कभी कोई पावर एब्सोल्यूट हो सकती है? कोई पावर कभी एब्सोल्यूट हो सकती है किसी किंग के पास? ऑस्टिन के बारे में पढ़ा है ना? है पढ़ा है? ये तो फिर पढ़ना बड़ा जरूरी, आपको पता होना चाहिए. उसने एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया था, सोवरेन. सोवरेन कौन होता है? किसको कहते हैं? आप किंग ले लीजिए, ठीक है. मतलब सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या होती है? हमारी इंडिया में सोवरेनिटी किसके पास है? हाँ, दो तरह की है. एक पॉपुलर सोवरेनिटी है, एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी है. लोगों से तो है, लोगों के पास है, मगर फिर एक और वो पॉपुलर सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है. लीगल सोवरेनिटी जो हमारी पार्लियामेंट के पास है. डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है. अब जहाँ पे कोई किंग होता है तो किंग के पास ही सोवरेनिटी होती है, ठीक है. सोवरेनिटी के टॉपिक को हमने पढ़ना नहीं है यहाँ पे. सोवरेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एक्सटर्नली इंटरनली जो टोटली क्या होता है, जो पावरफुल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है. आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कोई भी किंग हिस्ट्री में आज तक एब्सोल्यूट पावर पोजेस नहीं कर पाया है. वो बिलीव करते थे किंग्स, जो बॉर्बन डायनेस्टी के ये मोस्टली जो किंग थे यहाँ पे जो रूल कर रहे थे फ्रेंच किंगडम में, फ्रांस के किंगडम में, वो लुइस से पहले जो है वो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करते थे. मगर एक्चुअल में कोई भी किंग जो होता है, कोई भी सॉवरेन, इसीलिए दैट वाज द मेन रीजन व्हाई मेनी पॉलिटिकल फिलोसफर्स क्रिटिकली क्रिटिसाइज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑस्टिनियन जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने ये चीज़ तो सुनी कि डिवाइन राइट, डिवाइन थ्योरी पढ़ी है ना, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग. डिवाइन राइट्स ऑफ किंग क्या थे? डिवाइन राइट्स ऑफ किंग क्या था? साथ साथ उतार देना क्योंकि मैं मिटा दूंगा ये बाद में जल्दी. डिवाइन राइट्स ऑफ किंग क्या था बच्चों? देखिए पहले क्या होता था, लुइस के टाइम में भी ऐसा ही था. पहले मोस्टली क्या होता था कि जो किंग होता था, आपने पहले मैं डेमोक्रेसी पे आऊँगा. डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक चीज़ है, फिर आपको पता चलेगा डिवाइन राइट्स क्या होते हैं. जब आपको डिवाइन राइट्स पता चल जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट जो है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बिलीव करते थे. और लुइस के टाइम में क्या जो ये रेवोल्यूशन जब उसके बाद स्टार्ट हुआ, लुइस के टाइम में जो बिगिनिंग हुआ, ठीक है, तो क्या वो इसमें बिलीव करता था? जो अपने एंसेस्टर्स इसके थे, क्या वो बिलीव करता था? इसी थ्योरी को लेके चला ये कि नहीं चला? फिर रेवोल्यूशन का कॉज क्या बना? ठीक है, अभी जस्ट आई एम साइटिंग यू बिफोर यू द बैकग्राउंड, यू कैन से बैकड्रॉप. ठीक है, बैकड्रॉप है ये किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ठीक है, देखिए मैं किसकी बात कर रहा था? हाँ, मोंटेस्की पे हम आए थे यहाँ पे, तो उसने डेमोक्रेटिक जो है इसकी बात की थी, डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी का मीनिंग तो थोड़ा बहुत पता ही होगा आप लोगों को. क्या है मीनिंग इसका? डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं, वो तो है, वो हिंदी, तो मैं हिंदी मुझे आती नहीं है उतनी. हाँ, कैसे आप डिफाइन करोगे डेमोक्रेसी? नहीं, हाँ हाँ, रूल बाय द पीपल. ठीक है. हाउ? क्योंकि इनडायरेक्टली जो है पार्टिसिपेशन इसमें बेस लेवल लोगों की होती है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, नहीं चाइना की बात करेंगे हम, अब पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, अब वहाँ पे चेंज हो गया, चाइना की बात करेंगे. चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ, कैसे नहीं है? हाँ बोलो, कुछ नहीं है, बोलो 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 बच्चों, क्या बोला आपने? वहाँ पे कम्युनिज्म है. हाँ, व्हाट इज ए कम्युनिज्म? एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म, सोशलिज्म. बहुत सारे बच्चे, कम्युनिज्म इज नथिंग बट इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म. वो कभी आएंगे हम इस टॉपिक पे, बड़ा बड़ा मज़ेदार टॉपिक है. आपने क्या करना है, डेमोक्रेसी की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर हज़ारों डेफिनेशंस है. सबसे फेमस है इब्राहिम लिंकन की, है, ठीक है, मगर उसमें भी उसकी समरी निकालेंगे ना हम. जैसे किसने कहा था
पीपल के पास है। अभी किसने बोला था? आपने बोला था। हाँ, तो उसकी जैसे हिंदी में व्याख्या बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं, उर्दू किसका कराया किसी का सब्जेक्ट? उर्दू में बोलते हैं तशरी, हैं, हिंदी में समरी बोलते हैं, जो पोएम होती है। वैसे अगर उसकी हम व्याख्या करेंगे ना, या उसकी समरी निकालेंगे ना, किसकी? जो इब्राहिम लिंकन की। देखिए वो तो वो उनकी सेइंग्स थे, वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते कि ये कहना क्या चाहता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको रूट मेमोराइज कर लेते हैं, पेपर में लिख के आ जाते हैं, ठीक है। मगर उसकी जो समरी है ना, वो वही जानता है कि उसको कहना क्या चाहता था। हम सिर्फ कोशिश करते हैं। तो उसकी समरी ये, उसकी जो डेफिनेशन की समरी, क्योंकि सबसे सिंपल उसने दी है, वो एक ही है कि उसने इस चीज़ का जिक्र किया था, मेंशन किया था कि पावर जो है वो लोगों के पास है, ठीक है। बट आपको उसके डेफिनेशन को नहीं पढ़ना है। एक सिंपल सी डेफिनेशन दूंगा, उससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। डेमोक्रेसी तो एक डेफिनेशन में समझा नहीं सकता मैं, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। और दूसरा, प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के आपको पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो है पावर्स। लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पहला लिखो आप। देखिए मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं 12-13 साल पढ़ाया हुआ है, तो मैं सीधा टॉपिक पे नहीं दौड़ता हूँ, ठीक है। पहले आपका रूट का, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग वहाँ आपको पूछेंगे इंडिया कब आज़ाद हुआ या बाकी चीज़ें पूछेंगे। आपको ये पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना है। और दूसरा ये है कि आपको ना शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। देखिए हर एक चीज़ जो है ना, वो एक प्रोसेस है कि नहीं। हर एक चीज़, सक्सेस एक प्रोसेस है, हार्डवर्क कर रहे हैं वो भी एक प्रोसेस है, आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन है, वो भी एक प्रोसेस है। आप ऑमलेट बनाते हैं, वो भी टाइम लगाएगा, वो भी एक प्रोसेस है। टाइम तो जितना टाइम लेगा, अगर आपने, क्योंकि लिखना है वहाँ आप लोगों को, फिर बाद में बताऊंगा किस तरीके से वहाँ लिखना है, क्या लिखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने देखा होगा जब एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में आ गया कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, या दे विल आस्क यू अबाउट फंडामेंटल राइट्स। जो कॉजेज तो छोड़ो, फंडामेंटल राइट्स तो अगर 100 बच्चा बैठा होगा एग्जाम में, वो 60 फंडामेंटल राइट लिखेगा ना। कोई महापुरुष होगा जो 7 लिख के आ जाएगा, है, मगर मुझे तो नहीं लगता 100 का 100 60 लिखेगा वहाँ पे, है। इस एग्जाम की बात करें, एज फार एज द लेवल ऑफ दिस एग्जाम इज कंसर्न। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसमें सिर्फ 10 ही क्वालिफाई करते हैं और 90 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? एक ही क्वेश्चन की बात की मैंने आपको, मैंने कहा सपोज करो एक ही क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम हो रहा है और उसी के ऊपर आपको इन और आउट करेंगे। 100 के 100 बच्चों ने 6 फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, किसी ने 7 नहीं लिखे, 6 ही लिखे, बताए भी, और एग्जैक्ट कौन से आर्टिकल भी बताए, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि उन 10 ने ऐसा कौन सा कोई कारनामा कर दिया कि वो इन हो गए और 90 आउट हो गए? व्हाट मैटर्स इज अ वेटेज, वेटेज मैटर करता है, ठीक है। सो इसीलिए वेटेज तब आएगा जब आपको बेस पता होगा, और जब बेस पता होगा फिर आपको आपका जो ड्राफ्टिंग जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग मीन्स जो आप लिखते हो, ठीक, फिर वो आपका बनता है, ठीक है। मोस्टली आज जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल रहा है एक ही चीज़ का, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। बट है क्या स्मार्ट स्टडी? बच्चों ने ले लिया है कि स्मार्ट स्टडी का मतलब है बस 20 मिनट में, 1 घंटे में, 3 घंटे में शॉर्ट पढ़ो। आपने IAS की तैयारी के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखना है, रिसोर्सेज, एक ही चीज़ बस, किसी को मत सुनो। मोस्टली आजकल बच्चे क्या कह रहे हैं, यूट्यूब है ना, बस सुन लेते हैं टॉपर्स को। अरे वो तो अपने बारे में कह रहा ना यार, है? अब मुझे बताओ, मेरा सिटिंग सिर्फ 6 घंटे हो रहा है और वो टॉपर कह रहा है मैं जी 18 घंटे पढ़ता हूँ, है? वो तो अपनी कंडीशंस बता रहा है। आपको अपनी कंडीशंस के ऊपर वर्क करना है। मेरी बात आप समझे कि नहीं? ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे कि किस टॉपिक पे था, है? हाँ, प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। लिखो पहला, पावर मस्ट बी वेस्टेड इन दोज, ये वाला वेस्टेड, powers must be vested in those elected by the people. Powers must be vested in those elected by the people. इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। पावर उन्हीं के पास रहनी चाहिए जो elect हुए हैं। हाँ, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा मिलिट्री कोप होता है,
तख्ता पलट जिसको कहते हैं, आज भी होता है बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ डिक्टेटरशिप होता है। लाइक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ जो था, ही वॉज, यहाँ सोरेन की बात करेंगे ना हम, ठीक है। ही वॉज परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ वॉज डी फैक्टो सोवरन एंड नवाज शरीफ वॉज डी जोर सोवरन। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी क्या है ये। डी फैक्टो होता है जो बाय फोर्स, जो एक्चुअल होता है, बैठ गया। मुशर्रफ ने हटा दिया उसको, नवाज को। नवाज जो लोगों की चॉइस थी, लोगों ने उसको चूज करके चॉइस बना के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। तो फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट होती है हमारे पास किसकी, चॉइस की। आप चाइना में जाओगे, चाइना में यही वाला प्रिंसिपल, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हमें लगता है ये दोनों एक ही जैसे, अलग अलग है। चाइना में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल लैक करता है। आपके पास ऑप्शन होने चाहिए ना। अब जो जहाँ पे 2 पार्टीज है, एटलीस्ट ऑप्शन तो है ना। अब इसको वोट करके लोगों ने रखा था, बाद में क्या हुआ कि इसने क्या किया, मुशर्रफ ने उसको, मिलिट्री का वो हेड था, उसने उसको सारे वो अपने अंडर कर दिए, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मोस्टली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है, और उस टाइम तक क्या किया मुशर्रफ, फिर क्या हो गया, स्लोली वो डी फैक्टो क्या बन जाता है, डी जोर बन जाता है। थ्रेट्स के थ्रू मिलिट्री सारा उसके अंडर था, उसने क्या करवाया, वोटिंग करवाई, इलेक्शंस। सो पावर मस्ट बी वेस्टेड इन दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। वहां ये प्रिंसिपल नहीं चल रहा था उस टाइम पे। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है कि नहीं है, तो पावर किसके पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, उन्हीं के पास होनी चाहिए ना। नहीं, पीपल के पास नहीं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हैं, ठीक है। सो पहला प्रिंसिपल फुलफिल होता है। दूसरा आ गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एक आ गया सफरेज और दूसरा आ गया फ्रेंचाइज। सफरेज का मतलब आ गया वोट कर सकते हो, सारे के सारे वोट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एज है, वेरी करती है, ठीक है, मेजर होने चाहिए आप, ठीक है। फ्रेंचाइज का मतलब है आपके पास क्या है, आपके पास चॉइस है, आप चूज कर सकते हो, ये बड़ा जरूरी है। मैंने वही कहा, चाइना की बात की मैंने, चाइना में तो ये चीज़ ही नहीं है, आपको बस एक ही पार्टी को, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस, नेक्स्ट वाला हमारा प्रिंसिपल है, रेगुलर जो पीरियोडिकल रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। चाइना में होते हैं मगर पार्टी को चेंज करने के लिए नहीं, लीडरशिप को चेंज करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं कि जहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ इलेक्शंस नहीं होते, करवाते हैं, मगर वहाँ प्रोसेसिंग इलेक्शन की कुछ और होती है, वहाँ किसी चीज़ और किसी और के लिए इलेक्शन करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं, इसलिए नहीं करवाते कि लोगों को वहाँ सफरेज और फ्रेंचाइज दिया हुआ है, लोगों को वोट का राइट दिया और वोट के राइट के साथ साथ चॉइस भी दी, नहीं। इसीलिए ये कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और रेगुलर इलेक्शंस इंटरवल जो भी 5 साल का रहता है, ठीक है। अब क्यों भाई रेगुलर इलेक्शंस क्यों हो, डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? हाँ, देखो आपको जब ये थोड़ा डेमोक्रेसी का मीनिंग पता आएगा ना, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन दिमाग में बैठेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है ना, सबसे बड़ा रोल आपको पढ़ना है वहां। ये पता है क्या है, क्या है ये? पार्लियामेंट। फ्रांस में ये एक ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिविलेज्ड और मोस्ट प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन था, और ये बहुत बड़ा कॉज बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, हम पढ़ेंगे अभी। ये मोस्टली जुडिशियली बॉडी थी, मैजिस्ट्रेट्स इसमें होते थे, और 13 फ्रांस किंगडम में 13 थे ये, जैसे हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल जो काम करते हैं लोकल लेवल पे जो होते हैं, वैसे ये जुडिशियल बॉडी थी। और ये जुडिशियल बॉडी टोटली इंडिपेंडेंट थी, और ये होते होते बाद में इन्होंने किंग को भी नहीं माना। किंग जो भी ऑर्डर देता था ना वहां से, जिसको हम क्या कहते थे, ये जो किंग की जो रॉयल एडिक्ट्स होते थे, ये उनको क्या करते थे, उनको आगे ना डॉक्यूमेंट्री शेप देते थे जजेस यहाँ पे। और जैसे इसमें एक सबसे जो मोस्ट जो एमिनेंट था वो था
पार्लियामेंट ऑफ पेरिस, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, जैसे अभी स्टार्ट करना मैंने, ठीक है। सो फिर आपको समझ आएगा, सारी कहानी समझ आएगी, ठीक है। सो हाँ, डेमोक्रेसी का जब तक बेस पता नहीं होगा, और जब अब आफ्टर मैथ पढ़ेंगे और लेगेसी पढ़ेंगे, फिर तो कुछ दिमाग में जाएगा नहीं आपके, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। अब मैं रूसो का ये डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था, क्या लिखा, रेगुलर इलेक्शंस। मैं रेगुलर इलेक्शंस इसलिए है क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि रेगुलर इलेक्शन से क्या होता है, दूसरी जो ग्रुप होगा, खासकर पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको ये राइट रहेगा कि आपने देखा होगा जो ऑपोजिशन है उसको वॉच डॉग्स ऑफ पब्लिक लिबर्टीज़ भी कहा जाता है, क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को, तो दूसरे को भी मौका मिलता है, ठीक है, इसलिए रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। और क्या था इसमें, 1 person 1 vote 1 value, 1 person 1 vote 1 value, ठीक है। तो ये चीजें आपने जहां देखनी है तो आप बोलोगे हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा नहीं था, 1 state 1 vote था, 100 का 100 वोट नहीं करता था। और वहां पे जो थर्ड जो ग्रुपिंग थी ना, पीजेंट्स की थी, फार्मर्स की थी, लैंडलेस फार्मर्स की थी, वो ज्यादा थी, हैं। और जो पहले और सेकंड वाले में क्या थे, क्लर्जीमैन थे, नोबल्स थे, हाँ, उनकी क्या थी, कम थी। और उसमें एक और फीचर थी, दे वर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, उनको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था। टैक्सेस का बर्डन किसके ऊपर था, थर्ड वाले के ऊपर, हैं। तो बस सारी कहानी वहां पे, यहां पे। और देखो, और अगर अब डिसीजन मेकिंग है, अगर डिसीजन लेना है, तो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं एसेंस और सबसे बड़ी प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी की, 1 person 1 vote 1 value। एक बंदा एक वोट करेगा और उसकी एक वोट की वैल्यू उतनी होगी जितनी बाकियों की होगी। यहां पे तो ऐसा था ही नहीं ना, टोटली अनडेमोक्रेटिक सिस्टम था यहाँ पे। इन्होंने कहा भाई अब ऐसा नहीं होगा, हम तभी मानेंगे जब आप क्या करोगे, 1 person 1 vote। हम अगर 500 है, 500 के पास वोट करेंगे, ठीक है। और उस किंग को पता था फिर क्या होगा, उससे डिसीजन मेकिंग जो है उसके फेवर में नहीं आएगा, ठीक है। और मोस्टली इन्होंने डिमांड की थी जनरल स्टेट बुलाओ। पहले पंगा इन्होंने किंग के साथ लिया था, जहाँ मजिस्ट्रेट वहाँ के जो थे, उसके बाद जाके वो जो है जनरल स्टेट को बुलाया गया, और उसके बाद फिर वहाँ से वॉकआउट किया उन्होंने कहा अब किंग को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा पहले किंग फ्रांस में लुई के टाइम में क्या था, उसके टाइम में जो है मोनार्क था, मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पर उनके जो बाप दादा थे वो अनलिमिटेड, वो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करते हैं। वो अभी मैंने बताया नहीं आपको, कोई भी किंग कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है। उसके बाद होते होते तो ये डिमांड कर रहे थे कि नहीं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ पता है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग? नहीं वो तो ठीक है, वो तो डेफिनेशन तो ठीक है, मतलब है होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे डिफाइन करोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लक्ष्मीकांत चेप दी होगी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता नहीं होता हम लोगों का, बड़ा ज़रूरी है। सिंपल डेफिनेशन, बेसिक रूल जिसको सारे मानते हैं कि नहीं, माइनॉरिटी वाले भी मेजॉरिटी वाले भी, हाँ बेसिक रूल रखना है भाई। वो ये नहीं कह रहे कि घोड़े को हटाना है, वो कह रहे कि भाई घोड़ा ही रहेगा पर घोड़े को लगाम लगेगी, ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी उसका घास खा रहा है कभी इसका, तो पीछे मोनार्क ही रहेगा, नहीं आगे मोनार्क ही रहेगा, पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लगा देंगे उसको कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल को फॉलो करेगा, घोड़ा वही रहेगा, हटाना नहीं है, उसको लगाम लगानी है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेंट फॉर दैट लगाम, है बेसिक रूल। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में नहीं जाना है हमने, तो लोग उन्होंने वही डिमांड की और उसके बाद जाके फिर होते होते ये फिर रेवोल्यूशन की ओर चला गया। फिर वो बिजी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गए फ्रांस में, वो भी हमने पढ़ना है सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थे। उसके बाद फिर जाके रोबोस्पेयर आया वहाँ पे, है लोगों का मसीहा, लाइक आप पढ़ोगे आगे नाजिज्म में पढ़ोगे हिटलर के बारे में, है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने देखना है कि किस टॉपिक पे था मैं, डेमोक्रेसी वाले पे, हाँ डेमोक्रेसी वाले पे। सो ये समझ आया। अब लिखो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, कि अगर कोई पूछ लेगा कैसे उसको डिफाइन करोगे, लिखो डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं,
सिंपल सी डेफिनेशन है, इतना ज़्यादा घुमा के बोलना ही नहीं है क्योंकि टॉपिक ही नहीं है हमारा, मगर ये पता होना टॉपिक नहीं है, मगर पता होना भी बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक अलग टॉपिक बन जाता है। इतना समझना है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है जो गवर्न करता है। किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, डिक्टेटर भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो पार्लियामेंट भी हो सकती है। किसी भी कंट्री में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, जो गवर्न करता है, जो लॉज को बनाते हैं, जो पॉजिटिव लॉज को बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उस पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है जो गवर्न करता है कि नहीं है? अब वो जो गवर्न करता है तो उसके पास जो गवर्निंग पावर है गवर्न करने की, वो कहां से है? लोगों से। सिंपल है आई समझ के नहीं? ठीक है, अब समझ आ गया। तो मोंटेस्क्यू का समझ आ गया कि भाई मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर जो है दिया था डेमोक्रेटिक जो है सेटअप के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें समझ आ गया कि डेमोक्रेसी क्या थी, ठीक है। मगर जिस तरह की आज डेमोक्रेसी थी ना, स्लोली आपने फिर अभी इसमें नहीं जाऊंगा, फिर एक और आता है पोर्टो डेमोक्रेसी, उसमें नहीं हमने जाना। अब इसने और रूसो ने क्या काम किया था ये तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये आपका कॉजेज में आता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज एमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स मोंटेस्क्यू और रूसो आपने लिखना ही लिखना है वहां पे। एनलाइटमेंट की बात किया जाता है वहां कि वो भी एक टाइम था, दैट वाज ये वाला टाइम था एज ऑफ रीजनिंग वाला था टाइम। तो अब इनका बहुत बड़ा, इन्हीं का तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और जो मोंटेस्क्यू था, ही वाज अ बैरन एंड ही वाज बीइंग एन्यूमरेटेड एज अ जज। वो इनमें रहा है, काम किया था उसने खुद। और ये कह सकते हो कि जो आग में घी डाला ना, वो इन्हीं महापुरुषों ने डाला था। वो तो ऑब्वियस है, गाइड तो हमारे इंडिया में भी जो रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, या जो भी आइडिया ऑफ लिबर्टी जो रहा है, वो किन्होंने दिया आम इंसान को? वो कौन देते हैं? पॉइनर्स कौन से थे? जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मिडिल क्लास थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूसो का क्या था यहाँ पे काम फ्रेंच रेवोल्यूशन में? इसका तो हमें मोंटेस्क्यू का समझ आ गया। तो रूसो ने क्या काम किया था यहाँ पे, क्या कंट्रीब्यूशन दिया था आपने? अपना पॉपुलर सोवरेनिटी, जो मैंने आपको बताया, पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में उसने बताया था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी यहां पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का डंडा स्टिक घुमाकर इनका मांगो, जाओ किंग को बोलो कॉन्ट्रैक्ट करें हमारे साथ। और फिर ही जो है स्टेट जर्नल ने किंग से क्लेम किया कि 1 पर्सन 1 वोट रखो और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा आपको रोकने के लिए। अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने समझाया। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है रूसो का, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा अब स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये पता चल गया आपको कि इसमें किन का कंट्रीब्यूशन रहा होगा सबसे ज़्यादा। फैक्टर्स तो बनते ही हैं ना, फैक्टर्स तो हर जगह बनेंगे। आप कोई भी देख लीजिए हिस्ट्री में, कोई भी जो है कोलैप्स हुआ है, एडवेंट ऑफ ये इसकी बात करें हम, ईस्ट इंडिया कंपनी या कुछ भी ले लो आप, रिवॉल्ट 1857, कुछ भी, फैक्टर्स तो हमेशा रहते हैं। और फैक्टर्स कोई 2 दिन में नहीं बनते, उनमें भी टाइम लगता है, ठीक है। मगर इसमें जैसे आप उसमें पढ़ते हो ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट पढ़ा नहीं है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उसमें सॉरी रिवॉल्ट 1857 में, तो उसी तरह ये समझो जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना इनका, दैट वाज इमीडिएट कॉज रहा है। वो ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट मीन्स इमीडिएट कॉज रहा है, ठीक है। उससे स्पार्क जो है वो क्या हुआ, ट्रिगर दबना जो स्पार्क असली बना उससे। तो उसी तरह इनका जो रोल किनका, पॉलिटिकल फिलोसफर्स का, जो इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा रहा है। उसी की वजह से, क्यों? बिकॉज व्हाट दे डिड, दे गैल्वेनाइज्ड द पीपल। मस्टर किया उन्होंने, लोगों को मोबिलाइज किया है कि भाई ये करो वो करो, डिमांड करो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पढ़ा है ना। तो उसमें जितने भी सारे थे वो, ठीक, बिस्मार्क या जो भी थे, वो उन्होंने क्या किया, लोगों को गैल्वेनाइज किया, मस्टर किया, और ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो जो आपको पेपर आएगा ना वहां पे, ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ टफ पूछेंगे वहां, नहीं, सिंपल होता है, जर्नल होता है, इसलिए तो पेपर का नाम भी जनरल स्टडीज है? कोई ऐसे टफ नहीं पूछेंगे आपको। इवन कि जो ऑप्शनल भी रखा होगा वो भी सिंपल ही पूछेंगे, मगर वो देखेंगे लिखता क्या है, ये कॉजेज ही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे आपको। टेढ़ा मेढ़ा करके सिग्निफिकेंस, वाई रिवॉल्ट 50 फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज दैट मच इंडिस्पेंसिबल, थोड़ा बहुत उसके साथ इधर उधर जोड़ देंगे, मैं कुछ बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं, मगर मैंने वही कहा, बार बार मैं आपके ऊपर कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपका वेटेज। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जो चीज़ टफ होती है ना वो ईजी होती है, क्योंकि वो यूनिक होती है। अगर मैं बोलूँगा आपको ज़ेरोस्लोवाकिया, एक दो बार बोलोगे, एक बार टंग पे बैठ जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, वो एक बार बैठ गया, वो इजी होता है पढ़ने में। और जो इजी होता है ना वो सबसे टफ होता है, क्योंकि वो कॉमन होता है, वो बैठेगा जल्दी मगर रिकॉल नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो आपके जो पेपर्स हैं वो एक्चुअली क्या है, वो टफ नहीं है, वो क्या है, वो ईजी है। ठीक है, तो इसलिए वो वेटेज कैसे बनाओगे आप, वेटेज तब बनाओगे जब आपको, अब बोलोगे सर मैं ना, मोस्टली क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाते हो, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में थोड़ी जाओगे। कैसे, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, बड़ी बड़ी ऑथर्स की किताबें ले लेते हैं, ये वो क्या करो जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी के, वो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने क्यों रिकमेंड किया जाता है गो फॉर एनसीईआरटीज, वाई? हाँ बेस है ना, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते बोलते हो ठीक है मैंने जी इतनी लाइब्रेरी ला दी, और वो भी टफ है, उनको बहुत टफ लगती है पढ़ने में, बट एक्चुअली टफ नहीं है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ना डेस्परेट हो। जो बच्चे आज के मोस्टली जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो थोड़े डेस्परेट है, उनको लगता है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी हमने, इंडियन हिस्ट्री, तो बस ना ये बिल्कुल 2 दिन में मैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, बिल्कुल आना चाहिए। वो तो बहुत ईजी है और वो बड़े मज़े से पढ़ना है, फिर बैठेगा दिमाग में। 8th क्लास की एनसीईआरटी 10th की पढ़ोगे, उनको तो 1-1 साल लगा, आप भी जब थे 1-1 साल लगा, ऐसे कैसे हो सकता 2 दिन में आप पढ़ लोगे? इसलिए आप लोगों को क्या लगता है वो टफ है, वो टफ नहीं है, वो ईजी है। अब बेस बनाया एनसीईआरटी से, जब एनसीईआरटी से बेस बन गया ना आपका, बेस बनने के बाद जो है फिर आप करोगे अच्छा मुझे ना हिस्ट्री और पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जियो इकोनॉमिक्स, मेरा जो बेस है वो बन गया मेरा, बहुत अच्छा। उसके बाद आप खुद ही बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें ढूंढोगे। आपका जब बेस ही थोड़ा सा होगा तो कॉम्प्लेक्स में कैसे जाओगे? पहले सिंपल में जाओगे, बेस फर्म फाउंडेशन बनाओगे अपनी टॉपिक्स की, उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ही, आप बच्चा होता है छोटा होता है, उसको क्यों नहीं हम अपनी डाइट देते हैं? उसको डाइट क्यों नहीं देते अपनी? और माँ का दूध भी पिएगा, वॉमिट करता है, वाई? क्योंकि जो उसका स्टमक होता है वो स्पॉइल्ड होता है। स्पॉइल्ड मीन्स स्पॉइल्ड इन द सेंस विकसित नहीं हुआ होता है अभी, है? तो स्लोली बाद में ऐसा टाइम होता है फिर पानी भी पीने लगता है? फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो हमारी डाइट भी आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो अडल्ट हो जाता फिर तो नहीं। इसीलिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, तो मैं वही कह रहा हूँ, हमेशा आपने ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ हमेशा मेरी बात याद रखना, देखो हमारे पास तो टाइम बहुत है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हाँ प्लीज़ ये नहीं सोचना कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, सर के ऊपर से गया सारा, ये वो है। मैं रिपीट करूँगा कल, ये फिर से मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर समझ आएगा। और श्योरली मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उनके साथ 12 विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, मैंने जितने बच्चों को आज पढ़ाया हुआ है, आज तक पढ़ाया हुआ है, मेरे साथ भी बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो, और उसमें अल्लाह के ऊपर वाले के फजल से, गॉड के फजल से कुछ लगे भी हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं,
कुछ बाहर काम कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करता हूँ। दूसरा ये होता है, देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं अगर आइंस्टाइन भी होता फिर भी आपको ये अगर हिस्ट्री की बात करूँ, कोई भी टॉपिक की बात करूँ, एक लेक्चर में कोई टॉपिक आपको, अब मोस्टली बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बैठ के क्लास में 2 घंटे 1 घंटे वही पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक ही लेक्चर में ना हमें पॉलिटिकल साइंस पूरी आ जाए। अब फिर तो एकेडमिक सेशंस क्यों करवाती हैं, फिर तो 1-1 2-2 क्लासेस 2-2 महीने में ही बच्चों को सारा करवा देते हैं। तो ये क्या होगा, वो तब होगा जब मेरे टॉपिक को घर में देखोगे आप, फिर डाउट आएंगे, पूछोगे, मगर प्लीज़ 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 ऑफ टॉपिक कभी नहीं पूछना मेरे से, ठीक है। एक तो टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड पूछना, और जब टॉपिक से रिलेटेड पूछोगे ना फिर उसके बाहर खुद ही आ पाओगे। देखो ना, एक सर्कल पहले ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ही वो सर्कल बनेगा, है। अभी जब ये सर्कल ही नहीं बढ़ाया आपने, इसके बारे में मुझे पूछ लिया, ठीक है, मुझे तो होगा कुछ नहीं, मगर ये होगा आपका बेस जो है बन नहीं पाएगा। टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम, वो नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए घर में जाके आपने देखना है, कल मैं इसको पूरा रिपीट करूंगा, स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई भागना नहीं है हमने, ठीक है। इतनी श्योरिटी है कि आपका बेस अच्छा बन जाएगा। हाँ, मैं कहाँ पे क्या बात कर रहा था, हाँ इसकी बात कर रहा था। तो इसलिए बेस बड़ा ज़रूरी है। फिर आप खुद ही वो किताबें ढूंढोगे, आप बोलोगे यार ये तो पढ़ी है मैंने, ये सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए, आपको खुद लगेगा उस टाइम पे। अगर मैं आज आपको 10th की सिविक्स दे दूँ, हैं, बोलोगे सर अच्छे से ऑथर की दो ना, सर मैंने पढ़ी है ये सर। तो वही है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीधे पकड़ लिया, मैंने ऑथर की लाई है सर, ठीक है, वो थोड़ा सा देखना है आपने। क्या था अब, हाँ स्टार्ट करते हैं। किंग, स्टेट जनरल और पार्लियामेंट्स, ये वो वाली पार्लियामेंट जो आज है ना, वो वाली नहीं है, ठीक है। ये था फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल हिरार्की भी कह सकते हो, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर भी कह सकते हो, हर एक सोसाइटी में होता है। हमारे इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में आप जब देखते हो सोशल हिरार्की है, वो क्या है, एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में सोशल हिरार्की, करती है, क्यों नहीं करती है। इंडिया में एरिस्टोक्रेट्स है, एरिस्टोक्रेट्स मीन जैसे एलीट ग्रुप है, अमीर लोग, बिजनेस टाइकॉन्स, कास्ट्स, हाई कास्ट लोअर कास्ट, एग्जिस्ट तो करती है ना, ठीक है। तब थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज उस टाइम में प्रिविलेजेस और प्रोगेटिव्स एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में। मैं किंग की बात करूं, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में, जजमानी सिस्टम पढ़ा है? आज भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है कि गांव में देख लिया कोई बहुत बड़ा ठाकुर है, मूवीज़ में भी देखा होगा, मोस्टली अमरीश पुरी ये रोल करता था, हैं, ठाकुर साहब मैं ना आपके लिए लाया हूँ, अनाज लाया हूँ या कुछ लाया हूँ, बोलते ठीक है, और भीमा ठीक है, बच्चा तेरा पढ़ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि कोई वो डेस्पोटिज्म नहीं है, हैं।
वो कह रहा है ठीक है, बस वो क्या ठाकुर साहब क्या हो रहा है? हम वो कह रहा है कि मेरे बेटे की शादी है। बोलता है चलो मैं हाथ बटा लेता हूँ। वो 2 दिन वहाँ उनके घर में काम करता है। बोलता अच्छा ठाकुर साहब मैं जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जाओ, कुछ ज़रूरत होगी मुझे बोलना। उसने वो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको वो कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है या फोर्स्ड लेबर नहीं है कि भाई काम करना ही करना है, या उसको कोई वो उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहा है, नहीं। उसको पता है, जो गरीब उसके घर आया है, ठाकुर साहब के घर आया हुआ है, उसको पता है कि भाई ये मुझे इसको होमेज पे करना ही करना है, कल मदद होगी, सोशल हमारा एक ऑर्डर है, ये बड़े लोग हैं, मुझे हेल्प भी करेगा। तो वहाँ पे वो इंटरेक्शन जो है ना, सोशलाइजेशन एग्जिस्ट ऐसे करती थी, आज भी कुछ हद तक कुछ गाँव में करती है। तो अब जब हम फ्रांस की बात करते थे, फ्रांस में जो मैंने आपको ग्रुप्स बताए थे, कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरल्स, 3 तरह के ग्रुप हमेशा हर सोसाइटी में होते हैं। रेड कंजर्वेटिव कहते हैं नहीं भाई किंग ही रहेगा, चेंज नहीं लाना है कुछ भी, हाँ थोड़े बहुत राइट्स दे देंगे मगर किंग रहेगा। क्योंकि आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि नेपोलियन ने क्या किया, इन सब की बैंड बजाई थी नेपोलियन ने। नेपोलियन का इतना इन्फ्लुएंस रहा था कि दैट वाज द मेन रीजन व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइस्ड द 2 मैकेनिज्म, सब्सिडी लाइन्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेपोलियन एक वॉर, डर था उनको। अब इसने क्या किया, इस था तो डिक्टेटरी, मगर उसने नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट लाया। उसने वो सारा पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एक्सपेंशन, जियो पॉलिटिकल का मतलब है कि भाई एरिया चाहिए, पॉलिटिकली एरिया एक्वायर करेंगे, एरिया चाहिए, पॉलिटिकली एरिया एक्वायर करेंगे। आपको क्या लगता था अंग्रेज इधर आए थे, वो क्या वो किराने की दुकान खोलने के लिए आए थे कि जो इधर से खरीद के ले जाते थे? उनका अगर 200 साल से ज़्यादा रूल किया ना उन्होंने, कितने साल से ज़्यादा रूल किया था उन्होंने, हैं? और नियर अबाउट 62 लाख करोड़ यहाँ से ड्रेन अप्रॉक्सीमेटली कर गए थे वो यहाँ से। उनका अगर इतने साल हुकूमत की, इसका मतलब है प्लान कम से कम कुछ नहीं 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल तो पहले छोड़ो, 10 साल पहले का प्लान उनको रहा होगा कि भाई ये पॉलिसीज करनी है हमने। वही है कि जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन का, एनेक्सेशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो चीज़ें बनी, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, नेपोलियन ने यहाँ पे जब वो आगे बढ़ता रहा, उसने चेंजेस ला दिए। अब फ्रांस किंगडम में मोस्टली क्या था, फ्रांस किंगडम में मोस्टली क्या था, मतलब अलग अलग सिस्टम था वहां पे। तो इसने सारा यूनिफाई कर दिया, सारा यूनिफाई कर दिया इसने, यूनिफॉर्मिटी लाई वहां पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो कर रहा है हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज आए दिन करती है, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है कुछ पता है? उसमें नहीं जाएंगे, बाद में समझाऊंगा मैं। अब यहां पे इसने चेंजेस ला दी। इसका मतलब है जो नेपोलियन से पहले जो प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करते थे, किंग को जो किंग को प्रिविलेजेस मिलती थी, किंग को प्रोगेटिव्स मिलते थे, बेनिफिट्स मिलते थे, ये एब्सोल्यूट डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करता था। जर्नल स्टेट का एक सिस्टम था, टैक्सेस नहीं देने हैं, वो देंगे टैक्सेस, एक स्टेट देगा दूसरा नहीं देगा। और इनकी पावर जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है वैसे रहेगा जैसे पहले होता था। पहले पर्दा सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें थी। आज जो है जिसको हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, चेंजेस आई हुई है। तो जो कंजर्वेटिव है वो इन चेंजेस को नहीं मानते, वो कहते पुराने वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि उनसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन को जब हराया ना, भगा दिया, सारा फिर से वापस लाने की कोशिश कर दी उन्होंने। फिर से वैसे ही जहाँ जहाँ जो रूल करते थे वहाँ से उसने जो उसने चेंजेस लाई थी वो उन्होंने फिर से लाने की कोशिश कर दी। उनका एक ही मोटिव था कि अपनी ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस जो उनको थी, ये सिस्टम किंग को कोई नहीं पूछ रहा है, बस वही चलेगा। पावर से उनको प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ट्रेडिशनली चल रहा है, वैसे चेंज नहीं लानी है। रेडिकल वाले कहते हैं थोड़ा सा चेंज, लिबरल कहते हैं टोटली चेंज। इन्होंने इसीलिए क्या कर दिया, नेपोलियन को जब हट गया सारा फिर से किया। मगर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि नेपोलियन ने लोगों को टेस्ट करवा दिया था किसका, चेंज का।
देखो मोस्टली होता है, जैसे मेरी डॉटर है 9 मंथ की है, बेटा है 4 साल का है। वो डॉटर क्या करती है, जब उसको कोई चीज़ मीठी देंगे ना खा लेती है, तो उसके बाद अगर दूसरी देंगे ऐसे करेगी, अभी बोलती नहीं है। तो अब उसको आदत हो गई है कि वो चीज़ जो थोड़ा ना उसमें कुछ ऐड करेंगे, जब थोड़ा सा हल्का सा मीठा, ठीक है, फिर खाएगी वो सेरेलैक या बाकी वो चीज़ें। अगर ऐसे देंगे उसको तो वो सादा वो नहीं ले देती। वैसे नेपोलियन ने भी यहाँ किया लोगों को। अब मुझे बताओ ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक चेंज आया, थोड़ा इन्फ्लुएंस तो पड़ा होगा ना, हैं? लोगों ने कहा ठीक है भाई तुम ही रहो, तुम ही किंग बनो, मगर हमें क्या चाहिए, हमें राइट्स चाहिए। इसका मतलब है वहाँ पे जो एब्सोल्यूटिज्म जो पहले वो बिलीव करते थे डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में, अब नहीं रहेगा। इसीलिए पहले किंग था, एब्सोल्यूट चीज़ में बिलीव करता था, अब भाई उसने कहा ठीक है भाई तुम ही किंग रहो, मगर ये है कि हमें राइट्स चाहिए। इसका मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिबर्टीज़ की बात की गई। अब डिवाइन राइट पे आता हूं मैं। डिवाइन राइट क्या होता है? डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, या आपने रशियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा, जार निकोलस पढ़ा है? वो भी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करता था। डिवाइन थ्योरी है क्या, है कुछ पता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो गॉड ने अर्थ को बनाया और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको भेजा? किंग को। किंग जो है एक एजेंट है एज फॉर एज डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट इज कंसर्न, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब एजेंट है तो एजेंट इसका मतलब है किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है? एजेंट किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है? एजेंट जो भी एक्ट करता है ना, प्रिंसिपल पढ़ा है, एजेंसी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स किसी का रहा है सब्जेक्ट है? उसमें मोस्टली जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे सपोज करो मैं गया, मैं कहूँगा जी मार्कर मैम बहुत अच्छा आप लीजिए ये वो, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी का है मैम, ठीक है, तो वो जो कंपनी मेन है ना वो प्रिंसिपल है और मैं एजेंट हूँ, तो मैं जो भी एक्ट करूँगा ना मैं किसके टुवर्ड्स, उसी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं। वैसे ही तो जो किंग है वो गॉड का क्या है, यह हाइपोथेसिस है, इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसी थ्योरी को किया है। और इस थ्योरी को जहाँ ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती थी वहाँ के किंग्स डिवाइन राइट्स में बिलीव करते थे। मैंने जार की बात की, उसी तरह ये लुईस से पहले जो बात थे वो भी इसी में बात करते थे। यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि एजेंट है, अब ये जो भी एक्ट करेगा बैड और गुड, वो इसने आंसर किसको देना है? गॉड को, ठीक है। और अगर कोई पर्सन इसको डिसओबे करता है तो क्या कंसीडर किया जाएगा? ठीक है, डिवाइन है ना, डिवाइन की बात है ना, डिवाइन थ्योरी। मगर एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, जो प्रीस्ट थे ना, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है? उनके जो गुरु थे वो कौन थे? हाँ? कौटिल्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र की, ठीक है। उस टाइम में मोस्टली क्या होता था कि उस टाइम में भी जो है किंग डिपेंड होता था रिलीजियस लीडर्स पे। यहाँ पे क्लर्जीमैन है, पादरी जिनको कहते हैं चर्च में होते, वो उससे ज़्यादा पावरफुल होते थे। अब देखो इसका मतलब है यार ये तो गड़बड़ वाली थ्योरी है, हैं? सिन कंसीडर कर दिया, किंग बैड करे गुड करे, इसने गॉड के टुवर्ड्स। हम तो डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कुछ पता? ये तो मेन है, ये तो मेन है अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? एक बोलो पहले आप बोलो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि टू टेक दैट क्रेडिट एज वेल एज डिस्क्रेडिट, जो भी हम काम करेंगे उसका हमें क्रेडिट भी लेना और डिस्क्रेडिट भी। अगर हमने अच्छा किया, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। जैसे कोई पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, हाँ उनको बोलें तो फिर आप बोलना। अगर पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, अगर वो पॉलिसी अच्छी है उसका क्रेडिट ले लो, अगर वो पॉलिसी बुरी है तो उसका डिस्क्रेडिट ले लो। आप बताओ।
सर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो हमें उतना राइट्स है कि हम इसको अगर एग्री करते हैं इससे तो हम इसको फॉलो वगैरह से चलने देंगे, अगर वैसा नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ में वो भी कर सकते हैं। आप बताओ। तो मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी है कि बोथ यू शुड हैव टू टॉक अबाउट बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो सेल है, डेमोक्रेसी एक रिमोट है, उसके अंदर ये दो सेल है। जब ये दो सेल नहीं डाले ना, कुछ नहीं काम करने वाले डेमोक्रेसी। ये दो सेल होंगे फिर ही कुछ होगा। प्रिंसिपल को भी भूल जाओ आप। सर अकाउंटेबिलिटी है कि जो भी काम करना है वेलफेयर के लिए लोगों के लिए वो उसी टाइम पे होना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल। हाँ देखो, ठीक है, ठीक बोला आप तीनों ने, मगर यू शुड हैव टू रिलेट द कंसेप्ट। योर कंसेप्ट जो आपके ठीक थे, बट यू शुड हैव टू एसोसिएट एंड रिलेट द कंसेप्ट विद डेमोक्रेसी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहले बात करूंगा कि वो जो भी काम करेगा वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी काम करेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल होंगे यूनियन पार्लियामेंट के टुवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल होंगे पीपल के टुवर्ड्स, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब वो पावर को पोजेस करता है, हाँ, पीएम बन जाता है, सीएम बन जाता है, एमएलए बन जाता है, वो उस पोस्ट के बाहर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है उसके बाहर नहीं जाता। प्रेसिडेंट के पास जो है पावर्स होती है, सबसे ज़्यादा पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, है कि नहीं। हाँ, आपने देखा होगा जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे रिलेटेड भी उसके पास बहुत ज़्यादा इमेंस पावर्स है। मैं उनमें नहीं जाऊँगा, उन टॉपिक में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मगर उसको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही काम करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि भाई जो कुर्सी है ना उसको दी है, उससे बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर गया आंसरेबल है, कुर्सी के ही दायरे में रहा, कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे जो पावर्स मिली है, हाँ, तब भी आंसरेबल है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऐसा था नहीं ना, है किंग बोलेगा हाँ भाई मार दिया, हाँ मार सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज थी, तो डिवाइन राइट क्यों, क्योंकि किंग डिवाइन राइट पोजेस करता है। सो सेम चीज यहां पे चल रही थी एब्सोल्यूट वाली। तो अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे सडनली नहीं आया, ये चल रहा था क्योंकि क्योंकि ये इंटेलेक्ट थे, ये शुरू से मैजिस्ट्रेट, मैंने आपको कहा, ये पोजेस करते थे। क्या पोजेस करते थे, आप सोचिए कि जो मोंटेस्क्यू जज रहा बैरन था, कहां बैरन था, जो पार्लियामेंट इनमें। तो फिर सोचिए कि इसमें तो जो कुछ जो मेन काम करने वाले सारे, लिखना शिखना सारा, ठीक है, वो कौन थे। आपने यार मूवीज नहीं देखते, मूवीज में देखा होगा ना, आप मंत्री होता है, अनपढ़ होता है, उसके साथ जो बाकी उसके लीगल एडवाइजर है, बाकी वो पढ़े लिखे होते हैं, वो इसको गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, कैसे बनाना है, क्या स्पीच देनी है, कौन सी पॉलिसीज लानी है, हैं। तो वैसे ही वो मेन थे, ये बाद में यही टकरे थे इसको, और इनकी वजह से ही हुआ था सारा। मगर हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोग इस पे आते हैं। असली इन्होंने किया था, पंगा इन्होंने लिया था, इन्होंने ही लोगों को मस्टर किया, गैल्वेनाइज इन्होंने ही किया, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया भाई, किंग के पास ट्रेडिशनली पावर्स थी। अब क्वेश्चन राइज होता है जो मैंने पहले पूछा था आप लोगों को, मुझे बताइए क्या ये तो सॉवरेन है? आप मुझे बताइए क्या प्रिमिटिव टाइम से ले लेंगे हम, हैं, प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज तक क्या कभी कोई सॉवरेन पता है ना, किंग जो हेड होता है, तो क्या वो एब्सोल्यूट पावर पोजेस कर सकता है या की है? व्हाई एंड हाउ? आप बोल रहे हो ना नो, अब बताओ क्यों नहीं और कैसे, क्यों नहीं पोजेस कर सकता? सोचो क्योंकि सर जो उसकी वो प्रजा है वैसा कुछ, तो सारे आदमी थोड़ी ना करेंगे। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या होता है? हाँ कैसे? फॉर एग्जाम्पल राम राज्य समवट डिफरेंट। राम राज्य में ये कंसेप्ट था कि लोग अपने अच्छा बुरा खुद, जैसे हम पढ़ते हैं देयर इज अ को रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, वंस राइट इज अनदर्स ड्यूटी, ठीक है।
तो वंस राइट इज अनदर्स ड्यूटी, कोरिलेशन है। तो वैसे ही गांधी ने वो राम राज्य की बात की थी, वैसे ही मतलब जिसको सतयुग की बात करते हैं कि ऐसा होगा जहाँ पे वो बुरा होगा ही नहीं, जहाँ पुलिस की स्टेट की ज़रूरत ही नहीं थी। देवर अगेंस्ट रामराज टोटली एबॉलिशन ऑफ स्टेट की बात करता है, ठीक है, स्टेट एक्टिविटीज़ को टोटली कम कर देता है। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक ही के पास हो सकती है। फ्रॉम हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सोवरेन पावर एक ही के पास हो सकती है। किसके पास? एब्सोल्यूट, सॉरी। अब बोलोगे कैसे? आप क्या सोचते हो? मतलब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है। मेटाफिजिक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे हम किसकी बात करते हैं? गॉड की, सोल की है। तो यहाँ आत्माएं, या भूत प्रेत हैं, जिसको एम्पेरिकली वाले प्रैग्मेटिकल वाले मानते नहीं हैं। वो कहते हैं भाई हम उसी को मानते हैं जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से प्रूव होता है? मेटाफिजिक्स की बात करें तो गॉड के पास जो है वो एब्सोल्यूट पावर है। कैसे? आप क्या सोचते हो? गॉड का उसके ऊपर कंट्रोल है? आपकी सोच के ऊपर गॉड का कंट्रोल है? मतलब इफ यू टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स है, आप सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, गॉड उसके ऊपर कंट्रोल करता है? या ऐसा है कि आप बुरा सोचो, अच्छा सोचो, गॉड उसमें इंटरफेयर नहीं करता? कैसा है? करता है ना? करता है कि नहीं है? आपने जो एक्ट किया उसके ऊपर तो देखो, हियर वी टॉक अबाउट लॉ है। गॉड ने भी तो लॉ बनाया है ना। जो आप लॉ का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंट्रोल एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ मैन। मैं अभी सोच रहा हूँ मैं जाऊँ बंदे को ना मारना है और उससे वो गाड़ी की चाबी ले लेनी है यार, है? तो आप जब करने जाओगे तो वहाँ हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो रोकेगा, क्योंकि आपका वो सोचने से अभी कोई रोकेगा। आप जितना भी डेरिवेटरी सोच लो किसी के बारे में, है कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, है? मगर जब आप एक्सटर्नली करोगे तो देयर आर सम लेजिस्लेशंस, रूल्स जो आपको एक्सटर्नल, वो प्रोहिबिटेड एक्सटर्नल एक्शन करने से रोकेगा। नहीं करना भाई, ये आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो वो समझ आता है लॉ, गॉड के पास भी तो ऐसी पावर है। हम फैमिली में कैसे रह रहे हैं, हमारा इनर कॉन्साइंस कैसा है, क्या सोचता है क्या नहीं, उसके ऊपर गॉड का इन्फ्लुएंस है कि नहीं? अरे है यार, फ्रॉम मेटाफिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों नहीं है? और इसीलिए दैट्स द रीजन वाई वो एक्चुअल सोवरेन वो है और वो ही एब्सोल्यूट पावर पोजेस कर सकता है, ह्यूमन नहीं कर सकता। हिस्ट्री में आज तक चाहे जितने बड़ा भी कोई आया हो ना, बहुत बड़ा जालिम से जालिम ब्रूटल किंग भी आया हो, कभी भी एब्सोल्यूट पावर पोजेस नहीं कर सकता। बोलोगे सर आप बताओ कैसे, हाउ? किसी भी किंगडम की बात करेंगे हम जहां पे बड़ा जालिम किंग था, उसने कुछ राइट्स नहीं दिए थे लोगों को। अरे जब कुछ राइट्स नहीं दिए थे, कम से कम उनको अपने घर के अंदर जो वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर को प्रैक्टिस करते थे, जो वो सोचते थे, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार था नहीं। वहां पे तो कुछ कर ही नहीं सकता था, और कस्टम में तो छेड़खानी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यार अगर ये ज्यादा करूंगा मैं, फिर प्रजा ही नहीं रहेगी, तो फिर मैं किंग किसकी चीज का? इसका मतलब है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पावर एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। सिर्फ एब्सोल्यूट मैंने वही कहा कि इफ वी टॉक फ्रॉम मेटाफिजिकल या मेटाफिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम बात करें तो गॉड के पास तो हो सकती है, वो तो हमारी हर एक है? आप नींद में क्या सपना देख रहे हो उसके ऊपर भी है भाई, कुछ आपको कुछ अजीब जैसा कोई बैड ड्रीम आया है, अजीब जैसा, गॉड बोलेगा पक्का कल कुछ उल्टा सीधा तुमने नेगेटिविटी पहले देखते हो, फिर नेगेटिविटी तो माइंड में आएगी, फिर इसलिए ड्रीम देखा तुमने। इसका मतलब भाई उसका इन्फ्लुएंस जो है एब्सोल्यूट है, ठीक है। यहां पे वही हुआ, और मैंने आपको बताया, देखिए आप बोलोगे सर वो डिवाइन राइट या इनकी एब्सोल्यूटिज्म जो किंग की है वो कैसे खत्म हुई, कैसे लोग राइट्स की बात करने लगे? इनका तो रोल था ही था, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब ये आपने पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले ये टॉपिक मैं भूल ही गया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, हिस्ट्री, आपने एक चीज पढ़ी होगी हड़प्पन के बारे में, उनकी जो डाउनफॉल के बारे में कॉजेस पढ़ते हैं ना, वो अभी तक कोई पता नहीं है किसी भी स्कॉलर को। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। अब यार
आज तो चलो हम मोदी जी कोई फंक्शन करवा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, आपने ना कैमरा ऑन रखा है, डेटा आपके पास पूरा सेव रखोगे वो सेंचुरीज तक, हैं कि किसी टाइम में हमारी आने वाली जनरेशन देखेंगे दी ये एक ऐसा जी था, ये इवेंट हुआ था। मुझे एक चीज़ बताओ, हिस्ट्री का ऐसा पोर्शन, मोस्टली हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है हमारी? सोर्सेज पे, हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, रिटन सोर्सेज हैं, प्री हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। अब ये हम रिटन हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर रिटन हिस्ट्री की बात करेंगे, रिटन हिस्ट्री भी अनसर्टिनिटी श्योर है। मैं अशोक की बात करूंगा, एक एग्जांपल दूंगा आपको, फिर उससे आपको मैं बताऊंगा कि ये किंग की जो प्रिविलेजेस थी आहिस्ते से आहिस्ते खत्म कैसे होने लगी, स्लोली स्लोली। ठीक है, ये लुइस कैसे आ गया कि भाई ठीक है दे देंगे थोड़े बहुत राइट, मीटिंग में बुला लूंगा, ठीक है आ जाओ आप भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वो उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज कैसे करने लग गया, वो जहां पे रिजिडिटी थी इनके सोशल हिरार्की में कि भाई बिल्कुल डिवाइन राइट्स है, वो कैसे कैसे थोड़ा कम कैसे होने लगा। ठीक है, देखो अब जब हम हड़प्पन का पढ़ते हैं डॉनफॉल, उसमें एक सबसे एक अच्छा फैक्टर है उनके डॉनफॉल का, वो सभी मानते हैं। जैसे एज फार एज ये ओरिजिन ऑफ स्टेट इज कंसर्न, जो उसकी थेरीज है, उसकी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी कौन सी है? वो हिस्टोरिकल थेरी है। ठीक है, कि भाई ग्रोथ के साथ ग्रोथ हुई है, स्टेट इज अ ग्रोथ नॉट अ मेक, स्टेट इज अ ग्रोथ नॉट अ मेक। उसी तरह कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनका डाउनफॉल इसलिए हुआ होगा, इस तरीके से उनका डाउनफॉल हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी सिविलाइजेशनें किस पीक पे जाती है, फिर तो एक नेचुरल है, एक नेचुरल फैक्टर रहा, उन्होंने बताया, और बड़ा अच्छा, जिससे सभी हिस्टोरियंस एग्री करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई भी चीज़ कब तक कांस्टेंट रहेगी, हैं? आहिस्ता आहिस्ता डिवाइन राइट से होते 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 हैं चेंजेस आए, इंटेलेक्ट आया, एनलाइटमेंट आई, होते 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 होते। तो सोचिए हम पहले प्रिमिटिव में कैसे थे और आज कैसे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही हुआ, एक दिन में हम पहले दिन को हम बिल्कुल जंगली थे तो सुबह उठ के बड़े मॉडर्नाइज हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही थियरी लगती है। तो मैं ये कह रहा था कि हिस्ट्री जो है अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड करता है आपका डेटा कितना रिलायबल है। अब अशोक के मैं बारे में कह रहा था, अशोक के कितने भाई थे? अशोक पता ना अशोक कौन था? कौन था अशोक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। हाँ, और मूवी भी बनाई है उसने, शाहरुख ने, अशोक, ASOK, देखिए मूवी नहीं? फिर क्या देखते हो, सास बहू सीरियल? देखा करो कुछ मूवीज़, वो तो चलो दोज मूवीज़ आर मेंट फॉर कमर्शियल पर्पजेज, बट थोड़ा सा एक 300 तो देखी है ना, स्पार्टन देखी है ना, 300 माइथोलॉजिकल है, देखा करो। अब जो हमारे डायरेक्टर्स बनाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, बाहर के बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, थोड़ा मिर्च मसाला, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रॉय के बारे में। अशोक में क्या है कि अशोक में उसके एक्चुअली उसके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, असली करता धरता वही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे? बिंदुसारा, और उसके बाद आया अशोक। अशोक के जो फादर थे बिंदुसारा, उनकी बहुत सारी बीवियाँ थी। तब क्या होता था कि किसी किंग के साथ जब वॉर होती थी और पता है यार अब वो वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अलाइंस कर लेते हैं, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस कर लेते थे। ठीक है, उसकी वजह से वो शादियाँ होती थी। और उसमें एक और चीज़ होती थी, कॉन्क्यूबाइंस भी रखते थे वो, जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं मतलब प्रॉस्टिट्यूशंस, कॉन्क्यूबाइंस, उनके भी सन्स होते थे। तो उस हिसाब से उसके कोई 100 जो है कज़न्स भी थे, वो ब्रदर्स थे, मतलब अलग अलग जो स्टेप ब्रदर्स आ गए। बट हिस्टोरियन का इसके ऊपर जो है ना एक जैसा ओपिनियन नहीं है। कुछ कहते हैं कि जब अशोक ने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस कर लिया तो सारे ब्रदर्स जिंदा थे, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसने अपने 99 ब्रदर्स की किलिंग की थी और एक को छोड़ दिया था। उसके ऊपर एक और थ्योरी आती है कि जो उसका भाई था है, उसका बेटा वो बुद्धिस्ट बन गया, और जब वो बुद्धिस्ट बन गया फिर अशोक के पास आया, अशोक ने उसको किल किया था अपने इसको भाई को, और जब उसको किल किया फिर उसी का बेटा आया और उसने कहा मैंने माफ़ कर दिया आपको क्योंकि मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ।
तो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा, अशोक ने फिर बुद्धिज्म किया। अब मुझे बताइए किसका मानोगे आप, डेथ के ऊपर, बर्थ के ऊपर, हैं? सो इसका, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है कि हमें कभी कभी ना फ़ायदा भी मिल जाता है। आपने देखा होगा कि दो कंडीशंस में हिस्ट्री में जो सोर्सेज है वो बने रहते हैं। कहीं पे अगर कोई, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, अब हमें उसमें हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि भाई दीवारों पे ना जो मड शड इस तरह से लगा हुआ है कि शायद फ्लड आया होगा, ठीक है। अब वो नहीं देखना उसकी जो मोहनजोदारो अपनी, वो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई हुई है, हॉर्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में बताया, उनको तो पता ही नहीं है उसके बारे में उतना कि क्या करता था क्या नहीं एग्जिस्ट करता था। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हिस्ट्री जो है वो आपके सोर्सेज पे डिपेंड करती है, सोर्स कितना रिलायबल कितना है। और मोस्टली फिर हम आप बोलोगे सर फिर क्या लिखे उसमें, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है चीज़, जो जिससे सभी सहमत हिस्टोरियंस है, आपने वो लिखनी है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि मैं जो उस टॉपिक पे आया था वैसे ही ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब वो हाइपोथेसिस डॉनफॉल हड़प्पन के बारे में ऐसा कहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा स्लोली स्लोली, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इस पे स्टेट जर्नल पे। आया समझ डिवाइन राइट का? हाँ? कौन सा वाला? ये मैंने लिखा यहाँ पे, कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। ये कंपोजिशन था, यहाँ क्लर्जीमैन थे, नोबल्स थे, और ये थर्ड स्टेट जो था मोस्टली इसमें फार्मर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, ठीक है। तो ये था इसमें कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। तो ये थर्ड वाला था, ये सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला। पेट में दर्द जो हुआ था ना वो किनको हुआ? पेट में दर्द किसको हुआ था? इन दोनों को। क्यों? बिकॉज दीज टू स्टेट्स वर बीइंग एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। इनको टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। टैक्स कौन पे करता था? फार्मर्स, जो ये वाला था, थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो, तो ये जो पूरा का पूरा था ये क्या बनाता था? स्टेट जर्नल, ठीक है। और ये पुराना था, पुराने तरीके से ऐसे होता था। इस चीज के ऊपर ध्यान बार बार रखना है आपने। इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, ये आगे पादरी शादरी प्रीस्ट हैं, तो ये वाले जो थे बड़े रिच थे, इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। और ये जो थे ये वाले टैक्सेस ये पे करते थे। अब ये जो स्टेट जर्नल था, ये सोच ले लो आप,
ये सिर्फ अपने डेप्यूटीज भेजते थे यहाँ पे, हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, किंग जब भी बुलाता था आ जाते थे। जनरल स्टेट जो है वो मतलब एक किस्म की असेंबली जैसी होती थी, ठीक है। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, इनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, ये ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे, कोई लेजिस्लेटिव पावर पोजेस नहीं कर सकते थे। जुडिशली पावर किनके पास थी? इनके पास, क्योंकि सारी पावर कौन पोजेस करता था? किंग करता था। अगर किंग सारी पावर पोजेस करता था तो एक किस्म का समझो इन्होंने ऐसे वो एक नॉमिनल स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई इनको बुला लेते हैं, मगर इनको पावर नहीं देनी है, सिर्फ इनसे क्या लेना है? इंफॉर्मेशन लेनी है। आया समझ के नहीं? तो इसका मतलब है इनका जो स्टेटस था जनरल स्टेट का, वो फ्रॉम लेजिस्लेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। बट अगर किंग को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल या फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज करनी पड़ती थी, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरी बात समझे कि नहीं? अब हम आएंगे, ये समझ आ गया ना, अब कंपोजिशन समझ आ गई ना। इस कंपोजिशन में ज्यादा नहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन में क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए इसमें लैंडलेस फार्मर्स भी थे। लैंडलेस फार्मर्स मीन्स जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, कहीं और एज अ लेबर काम करते हैं। वो हम इसमें इसी में फॉल करता है। आपने एक देखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने पढ़ा होगा प्रोलिटेरिएट्स और बॉर्गेसेस, पढ़े हैं ना, ठीक है। प्रोलिटेरिएट्स कौन थे? ये आपने किस में पढ़ा हुआ है? सोशलिज्म में पढ़ा है, बॉर्गेसेस और प्रोलिटेरिएट्स। कार्ल मार्क्स ने बताया। प्रोलिटेरिएट्स कौन थे? सोशलिज्म जब कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, मार्क्सिज्म में बताया है ना, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जब मार्क्सिज्म थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स ने वहां पे दो सेक्शंस को लाया था, प्रोलिटेरिएट्स, ठीक है, और बॉर्गेसेस की बात की थी। अब उसने वो थ्योरी किस कंडीशन को देख के दी थी? उस टाइम में क्या था, उसको थ्योरी देने की जरूरत थी? मार्क्सिज्म क्यों दी थी उसने? हाँ, तो प्रोलिटेरिएट्स कौन थे उसके थ्योरी में? और बॉर्गेसेस कौन थे? हाँ, कैपिटलिस्ट क्लासेस हैं, क्लास स्ट्रगल। और बॉर्गेसेस कौन से थे? हो रहे थे, ठीक है। सो ये आप इनको इंक्लूड कर लो, किनको? इनको वालों, किसके वाले को? थर्ड वाले को, ठीक है, थर्ड वाले को। आपने यहां एक चीज ध्यान रखनी है यहां पे कि मैंने आपको बताया था इसमें एक और सेक्शन आता था सर्फ, ठीक है। सर्फ कौन थे? सर्फडम तो पढ़ा है ना, क्या होता है सर्फडम? हाँ, नहीं, दैट वाज अ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म था बच्चों। सर्फडम मतलब गुलामी, स्लेव्स, सर्फ मीन स्लेव्स, ठीक है। वो तो ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा, जो आप पूछ रहे हो वो तो ऑब्वियस यहाँ फॉल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये तो टोटली डिफरेंट थे ना। मैंने वही कहा ना, इन पेट में दर्द इन्हीं को हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो सारी कहानी किसकी वजह से हुई, ठीक है। एक्चुअली ये भी कोई महापुरुष नहीं थे। टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई, नई पॉलिसीज, नई रिफॉर्मेशन पॉलिसीज बनाने की बात हुई, तो उसने कहा भाई अब जो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलता है ना, अब नहीं मिलने वाला, टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये कौन सी क्लास थी? एरिस्टोक्रेट्स। और ये भी एरिस्टोक्रेट्स ही थे, सिर्फ इनके पास जुडिशियल पावर थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो फिस्कल पॉलिसीज और इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्सेप्ट होता है और पास हो जाता है, तो भाई बर्डन जो टैक्सेस का इनके ऊपर पड़ता था वो इनके ऊपर भी आ जाएगा, इनके ऊपर भी आ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये कोई, मैंने कहा ना उसमें कुछ ही थे, मॉन्टेस्क्यू दैट वाज द एक्सेप्शन, रूसो वो एक्सेप्शन है, उन्होंने दिया लोगों में अपना आइडिया दिया जो भी था, मगर इनको अपनी पोस्ट के साथ लेना देना था। भाई क्यों हम दे टैक्सेस, हमें भी देना पड़ेगा, बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। इन्होंने भी वही जो भी उसने चेंज किए, हम आगे बढ़ेंगे।
एक फाइनेंस मिनिस्टर लाया, उसको बोला भाई पॉलिसी फ्रेम कर। उसके बाद उसने नोटेबल्स को लाया, उन्होंने कहा भाई करो, सपोर्ट करो ताकि इनकी सपोर्ट हमें मिल जाए। ठीक है, वो भी उसी को टकर गए, जो जिनको ये लाता था वो उसको टकरते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ से नहीं समझ आया? कहाँ से समझ नहीं आया? कहाँ तक समझ आया? सर मींस आप जो वो बोल रहे हैं वो मींस कौन? जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मैंने शुरू में आपको थोड़ा पहले बताया, मैंने बताया था। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आप लोग के हर एक स्टूडेंट गलती करता है। 100% आपका टीचर के वर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं होता है। हमेशा हर वक्त यही कहानी होती है। ऑनलाइन में भी अगर देखोगे, बोर्ड के ऊपर देख रहे होते, वो जो क्या बोल रहा है कोई सुनता नहीं है। 1 घंटे बोर्ड को देखोगे, मगर टीचर जो बोल रहा है, चला रहा है, उसको ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। 90% बोर्ड को देख रहे हो, 10% उसके ध्यान जा रहा है। हाँ, उसने अगर ऐसे किया तब ध्यान जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होता है, आपको टीचर के एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है। स्किप अगर किया ना, बस फिर पूरा लेक्चर चला गया। फिर जितने आप फिर उसके बाद माइक भी लगा लोगे ना, अगर फिर भी आप, क्योंकि रिदम है ना, मेरा एक रिदम बनेगा ना, रिदम में आप इधर उधर निकल गए तो फिर से थोड़ी मैं आऊँगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसीलिए मेरे वर्ड्स पे का, के, की, इज, राइट्स, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। इसको छोड़ो यार, इस बोर्ड को छोड़ो। ठीक है, मेरे सर पे कितने बाल है कितने नहीं है वो भी काउंट मत करो, छोड़ो। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, फिर बनेगा, वरना रिदम टूटेगा। देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, इसलिए शुरू में मैंने बताया था, मैं रिपीट करूँगा कल। ये टॉपिक कोई इशू नहीं है, इतनी जल्दी नहीं कराऊंगा, मैं फिर से आऊँगा इसमें, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आज जस्ट एक समझो मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं स्टार्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को कितने माइंड में जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो आप इसकी। मैं ये कह रहा था, उसको भी भूल जाओ जो मैंने बोला वो थे। ये तो समझ आ गया ना? ठीक है, अब मैंने कहा ये वाला जो क्लास था ना, जो कार्ल मार्क्स ने बात की थी, ये वही क्लास था। पेट में दर्द की बात हुई ये कि भाई रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये टैक्सेस नहीं देते थे। और जो ये वाले थे ना, मैजिस्ट्रेट्स जो मोस्टली जो था एक्चुअली थे, इनमें जो मैजिस्ट्रेट थे, ये जुडिशल, ये जो है एक इंस्टीट्यूशन था, जो जुडिशल बॉडी थी ये। ठीक है, ये क्या थी? मैंने कहा किंग है, किंग के बाद ये है। ये जो है इनके पास कोई पावर नहीं है, लॉ को बनाने की पावर नहीं है, सिर्फ किंग इनकी सलाह लेता है, करता अपनी है। उसके बाद इनकी कंपोजिशन मैंने बताई, और इसकी कंपोजिशन में आपको बताया मैंने कि ये वाले टैक्सेस पे करते थे, सॉरी ये पे करते थे, ये पे नहीं करते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाले हैं, ये भी इसी से हैं, क्योंकि ये भी नोबल्स ही है, नोबल्स नहीं, ये क्या होता है, एरिस्टोक्रेट्स है। ठीक है, अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर टैक्सेस बढ़ाने की बात की जा रही है, वो मैंने ये कहा था किंग ने क्या किया, सारा जो मसला हुआ ना, अभी मैं थोड़ा लास्ट में मैंने आपको लिया, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगी। किंग को सारे जो मैंने कहा था बिटर गए थे, सारे कौन से थे? किंग ने क्या किया, किंग ने इनको बुलाया, कहा मैं टैक्सेस बढ़ाना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी सारा खाली है, क्राइसिस हो चुके हैं। क्राइसिस क्यों हुए हैं वो भी एक अलग टॉपिक है। एक तो वो खुद एक लग्जरियस लाइफ लेड कर रहे थे, वॉर्स में पैसा सारा चला गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं के बाद कौन आया था? अकबर आया था। ठीक है, हुमायूं से पहले बाबर। हमेशा क्या होता है, और मुगल की हिस्ट्री में सबसे नालायक कोई रहा है ना, वो अकबर नहीं, हुमायूं रहा है। ठीक है, होता क्या था कि जो किंग आगे आता था वो पहले वाले की लेगेसी कैरी करता था। अगर पीछे वाले किंग ने अच्छा किया हुआ है, बिल्कुल पैसा रखा हुआ है, ठीक ठाक पीस वाला रहा है, उसको ज़्यादा एफर्ट मारना नहीं पड़ता था। और ये सारे अयाश किंग थे। ठीक है, लग्जरियस लाइफ लाइड करते थे, वॉर्स में इंडल्ज होती थी, रेवेन्यू सारा चला गया, ट्रेजरी खाला, आप क्या करें? सोर्स इनकम क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा? टैक्सेस ही है। ठीक है, तो इसने कहा यार ये तो बिल्कुल हमारे पास है ही नहीं कुछ भी, तो तुमको भी देना पड़ेगा टैक्स। इसलिए इसने अपने 2 मिनिस्टर्स हायर किए। मैंने नोटेबल्स की बात इसलिए की क्योंकि अभी आपको छोड़ो, उसको नोटेबल्स कौन थे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। किंग ने क्या किया, किंग ने किसी तरह इनकी सहमति लेनी थी कि टैक्सेस को यस करो।
मेरी बात समझे कि नहीं? अब जब वो सहमति जब मिल ही नहीं रही थी तो फिर वो कैसे लगाता टैक्सेस? और जिनको बोला था जाओ भाई सहमति लेके आओ, भाई वो भी तो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको पता था भाई किंग हमें बोल रहा है कि जाओ टैक्सेस ले, वही टैक्सेस तो कल हमें भी देने पड़ेंगे। तो इसको सभी लोग जो है वो इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, अभी उसको छोड़ो, जो भूल गया अगर भूल गया, आप इसको ध्यान दो। ठीक है, अब इस पे ये वाला समझ आ गया ये क्या था? ठीक है, इनका क्या रोल था? एक हिसाब से कहें इनका रोल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट भी था और सिग्निफिकेंट नहीं भी था। मेरी बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कैसे था? भाई इसके इनके बिना किंग कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिशनल कस्टम चला आ रहा है, एक ट्रेडिशनल कस्टम चला आ रहा है। क्योंकि और इनकी पावर भी ट्रेडिशनल ही इनके पास थी। किंग ने इनको बुलाना है, कंसल्ट करना है, मगर ये लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, वीटो पावर इनके पास नहीं है। वीटो पावर किसके पास है? किंग के पास है। वीटो पावर मींस नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर मींस इनकार करना। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकता है इनसे और इनके बिना कुछ कर भी नहीं सकता। आपने देखा होगा ना मूवीज में यार, कोई रॉयल ऑर्डर, रॉयल चार्टर, शाही फरमान अगर वो देता है किंग, तो उसको क्या करना पड़ता था? वो अपने नोबल्स को बुलाता था ना, करता वही था जो उसने सोच के रखा है, राय ले ली उनको खुश करने के लिए। मेरी बात समझे कि नहीं? वही था यहाँ पे वही कहानी हुई। बाकी इतना ज़्यादा अभी ऊपर से गया, जाने दो, कोई मसला नहीं है। ये मैं रिपीट करूँगा, अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन मत दो, जितना समझ आता है ना उतना ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको आज सिर्फ एक प्रिसाइसली बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया है, स्लोली आऊँगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो आप। एनी क्वेश्चंस? मेरे बारे में तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आया समझ? ठीक है, आपका नाम क्या है? अच्छा ठीक है, कहाँ से हो आप? जम्मू के हो सारे? जम्मू के हो सारे? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? दरबार से। वेरी गुड। ठीक है, किस ने कौन कौन बैठा हुआ है सिविल्स में? कोई नहीं बैठा एग्ज़ाम में? ठीक है, कोई इशू नहीं। तो क्या है, करना है क्वालिफाई कि ऐसे ही? क्योंकि हमारे में यहाँ पे वो बोलते हैं ना डोगरी में शोशा नहीं रखना। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, अ फर्म कन्विक्शन एंड नथिंग एट ऑल। और ये नहीं सोचना कि यार वो तो बहुत बड़ा जीनियस है। एंड डोंट फॉलो एंड लिसन टॉपर्स। हैं मोस्टली आजकल करते हैं, यूट्यूब पे खोल दिया, हाँ इसने टॉप किया, ज़रा सुनूंगा इसको। नहीं, आपसे बेहतर, खुद से बेहतर आपको कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। ठीक है, मैं वही पहले बात कर रहा था आपको। आप जैसे सपोज करो, अगर आप लोग, मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है, मतलब वैरी करता है। मेरा भाई है, वो ही इज़ डॉक्टर, वो 4 घंटे सोता है, सिर्फ 4 आवर्स ओनली। आज भी मेरे को जब तक 8-9 घंटे की नींद नहीं होगी तब तक मुझे बहुत फटीगनेस फील होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वैरी करता है? उसके बाद दूसरा आया सिटिंग मेरे से नहीं होती। उसकी सिटिंग है, उसको बोलो 24 घंटे पड़ता है। अब बहुत सारों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। असली कहानी सिटिंग की ही है और कुछ नहीं है, सारी कहानी। अब क्या करोगे आप लोग? टाइम टेबल बनाते हो, जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिनिश कर देते हैं। 5 बज गए ना? देखो सिटिंग कैसे होगी। अब जिसकी पहले से बनी है तो बनी है, वो एडिशन कर सकता है। वो 2 दिन भी नहीं, क्या वो कुछ मिनट, सेकंड, घंटे लगाएगा, स्टार्ट कर देगा। अगर ब्रेक हो गया, उसको 6 महीने का गैप आया, स्टार्ट कर देगा फिर से। अब जिसकी नहीं है वो कैसे करेगा? देखो, आपको मैं अगर पूछूं कि शोले मूवी तो सबने देखी होगी, देखी नहीं? देखी है ना यार। शोले मूवी की अगर मैं बारे में बोलूँगा, स्टोरी बताओ, वो पूरी स्टोरी बता दोगे। अगर मैं पूछूं 10th क्लास में इंग्लिश में 3rd यूनिट का नाम क्या था, जो चैप्टर था आपका, सोचोगे ना? मतलब एक बार, ये सारा इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है?
अब बोलोगे इसका मतलब है हमें पहले कैसे करना है, सिटिंग से पहले इंटरेस्ट बनाना है। आपने क्या किया, एक टाइम टेबल बना देते हो, आज ना मैंने मंडे से ना मैं क्या करूँगी, मंडे से मैं 6 घंटे बैठूँगी 8 बजे से। बस पहले बड़े एक्साइटेड होते हो, मैं अब पढ़ने वाली हूँ। जैसे 8 के नज़दीक आने लगते हैं तुम्हें हेडेक होने लगती है, ऐसा होता है। थोड़ा ऐसा लगेगा कुछ बर्डन जैसा भारीपन लगेगा, चलो आगे घड़ी, चलो बैठ जाओ। कर दिया, 6 घंटे बैठ गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आगे कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ब्रेक हो जाती है। वो नहीं करना है, टाइम टेबल को जाने दो। एक रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम टेबल अपने हिसाब से। मेरी बात एक याद रखना, जितना आप कंफर्ट में बैठे होंगे ना, लोग कहते हैं सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस डजंट मीन कि आप खाली पेट में पढ़ रहे हो, फैन नहीं लगा है, पसीना इधर छूट रहा है, आप पढ़ रहे हो, वो सेक्रीफाइस नहीं होता। सेक्रीफाइस कुछ और होता है, वो किसी और टॉपिक में बताऊँ। आप कंफर्ट हो, आपने अपना डाइट का भी ध्यान रखना है। नींद आ रही है, सो लो, ठीक है, मगर काउंट करना अपने आवर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आप 10 घंटे सो गए और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है और सो लो, नहीं, काउंट करो अपने आवर्स, 8 से 9 आवर्स जितने आपको लगते हैं, जितने सफिशिएंट लगते हैं, ठीक है, जितने आपको चाहिए वो काउंट करोगे ना। फिर आपको ऐसे झोंका भी लग रहा होगा, शायद कुछ और रीज़न हो, तो पावर नैप थोड़ी सी ले ली, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखना है आपने, और पहले 20 मिनट्स दो कि आज ना मैं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी इंडियन हिस्ट्री में, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ूंगी, थोड़ा सा एक पैराग्राफ या छोटा सा, आधा घंटा, मज़ा आएगा आपको। अगले दिन बैठोगे, अब लोग आज ना 10 मिनट और ऐड करती हूँ इसमें, मैं आधा घंटा गया 40 मिनट, 10-10 मिनट ऐड करते जाओ, हो जाएगा 1 आवर। बहुत स्लो प्रोसेस है मगर करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आधे घंटे तो कोई पढ़ेगा नहीं, 1 घंटा तो, 1 घंटे जब बोलोगे मंडे से 1 घंटे बैठूंगी पॉलिटिकल साइंस के लिए या इसके लिए, पक्का बैठोगे और बहुत मज़ा आएगा, वेट करोगे, ठीक है। और कोशिश करना रात को नहीं बैठना ज़्यादा। मोस्टली आप लोग रात में बैठते हैं। आप लाइब्रेरी तो आप लोगों ने ज्वाइन की होगी, बहुत बार गए होंगे आप लोग, हैं या नहीं भी गए होंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस में, अब मुझे नहीं पता है, वेरी करता है, पिन ड्रॉप साइलेंस में कभी भी नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादा साइलेंस में। दिन में आप पढ़ोगे ना, और ग्रोथ दिन में निकलती है, रात को टाइम बहुत तेज़ी के साथ बीतता है। ज़्यादा साइलेंस में आप, मैं अपनी बात करता हूँ, कॉलेज में थे, डोगरा कॉलेज से मैंने LLB की है, तो वहाँ क्या हुआ, हमारा एक फ्रेंड था, वो रात को, हमारा क्या होता था, हमारा 1 नाइट फाइट होता था, सेमेस्टर्स होते थे, हम रात को पढ़ते थे, निकाल देते थे। वहाँ क्या होता था कि वो बैठा रात को, और प्रेशर था एग्ज़ाम का, अगले दिन पेपर है, उसको हार्ट का स्ट्रोक लगा। तो स्ट्रेस की वजह से रात को स्ट्रेस भी बनता है। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए, मोस्टली जो हार्ट अटैक्स आते हैं वो नाइट के टाइम में ही आते हैं, ठीक है। तो आप दिन जो है गॉड ने दिए हैं रेस्ट करने के लिए, रात को पूरा नींद पूरी करनी है आपने, ठीक है। रात को बनाइए, दिन को बनाइए टाइम। अब बोलोगे सर डिस्टर्बेंस होते हैं, देखिए जब अब ज़्यादा शोर होगा ना तो आपके कान में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर बाहर कोई डांस भी कर लेगा ना, आपका कंसंट्रेशन टूटेगा नहीं। ज़्यादा साइलेंस में कंसंट्रेशन ऐसे टूट जाता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो इसीलिए वो क्या करना है, फिर ऐसा टाइम आएगा कि जब एटमॉस्फेयर इंटरेस्टिंग बनाओगे ना आप, ठीक है, तो फिर ऐसा टाइम आएगा जब 6 घंटे के 10 घंटे बैठोगे, ठीक है। सब वेरी करता है, इसीलिए किसी को मत सुनो, सब अपने अपनी वो फेंकते हैं। कोई बोलेगा मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो, उनकी अचीवमेंट है, उनका इंटेलेक्ट है। किसी को 1 घंटा लगता है टॉपिक समझने में, हाँ, किसी को आधा घंटा, किसी को 20 मिनट, ठीक है, वेरी करता है। इसीलिए जस्ट यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, नथिंग एट ऑल। किसी को झांको मत, किसी के अंदर, अपने अंदर देखो कमियां हैं, और खासकर कमियों को ढूंढो। पोटेंशियल तो आपको दिख ही जाएगा, हैं। कमियों को ढूंढने के बाद उनके ऊपर वर्क करना है। जो आपके अंदर ड्रॉबैक्स है ना, स्लो लिखती हूँ, आलस है, वेटेज नहीं बढ़ता मेरा, सिनोनिम्स ढूंढती हूँ, टफ वर्ड्स का सिनोनिम मत ढूंढो। टफ वर्ड से ही आपका इंग्लिश, जैसे मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं आएगा होगा। आपको जब इंग्लिश टफ वर्ड्स आएंगे, उसी से आपका वेटेज जो है ना वो बनेगा। कभी शशि थरूर को सुना है? सुनना, कभी पता ही नहीं चलेगा, डिक्शनरी छोटी सी रखनी पड़ती है साथ में, ठीक है, वही होती है, ठीक है। सो हियर आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। तो डोंट वरी, कल से मैं फिर से पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, ब्लेस यू।
Thank you.